प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने कहा, वंदे भारत ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक। 8वीं वंदे भारत आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अहमदाबाद में गुजरात भारत स्काउट गाइड एसोसिएशन के प्रशिक्षण केंद्र के आवासीय कक्षों का भी करेंगे उद्घाटन। पचहत्तरवें सेना दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में परेड का आयोजन। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। समारोह में सेना प्रमुख ने बहादुरी और बलिदान के लिए जवानों को शौर्य पुरस्कार से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने सेना दिवस पर जवानों को दी शुभकामनाएं। रूस ने शनिवार को यूक्रेन पर फिर किए मिसाइल हमले। यूक्रेन के डिनप्रो शहर में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर हुए हमले में 14 लोगों की मौत। कीव, खार्किव और ओडेशा सहित कई अन्य शहरों पर भी रूस ने किए मिसाइल हमले। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मैच आज तिरुवनंतपुरम में। सीरीज के पहले दोनों मुकाबले जीतकर अजेय बढ़त बना चुकी भारतीय टीम की नजर क्लीन स्वीप पर। हॉकी विश्व कप में आज पूल डी में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। भारत ने शुरुआती मैच में शुक्रवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 2-0 से दी थी मात। और देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। मकर संक्रांति के मौके पर लोग पवित्र नदियों में कर रहे हैं स्नान। तमिलनाडु में आज से पोंगल की धूम। असम में भी मनाया जा रहा है 3 दिवसीय माघ बिहू उत्सव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर रवाना किया। वो तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसको उन्होंने हरी झंडी दिखाई। इसे मिलाकर अब तक कुल 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक बताया। ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा भारत जो अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है। हर हिंदुस्तानी अधीर है। ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है, उत्तम चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। वीरता, अदम्य साहस और शौर्य की प्रतीक भारतीय सेना आज अपना 75वां सेना दिवस मना रही है। सेना दिवस के मौके पर बेंगलुरु में परेड का आयोजन किया गया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना की 8 मार्चिंग टुकड़ियों का निरीक्षण किया। इन टुकड़ियों में घुड़सवारों की भी टुकड़ी शामिल हुई। इस मौके पर ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास्ट किया। थल सेना प्रमुख ने बहादुरी और बलिदान के लिए सेना के जवानों को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया।
थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम बरकरार है और संघर्ष विराम के उल्लंघन में भी कटौती हुई है। पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर बरकरार है और सीज फायर वायलेशंस में बड़ी मात्रा में कटौती हुई है। कई प्रॉक्सी आतंकवादी तंजीमों ने अपने आप को विजिबिलिटी देने के लिए टारगेटेड किलिंग्स की नई टेक्निक अपनाई है। भारतीय सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इन प्रयासों को विफल करने पर संकल्पित है। साथ ही हमारा प्रयास सद्भावना योजनाओं पर भी है, जिसके माध्यम से स्थानीय आबादी को मुख्यधारा में हम ले आ सके। और थल सेना प्रमुख ने उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति को सामान्य बताते हुए कहा कि एलएसी पर मजबूत डिफेंस बरकरार रखते हुए हम किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य रही है और स्थापित प्रोटोकॉल्स और मौजूदा मैकेनिज्म के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अभी खबर मिली है कि नेपाल में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में 68 लोग सवार थे। नेपाल में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जिसमें 68 लोग सवार थे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की। इसमें बताया जा रहा है कि 68 लोग सवार थे। काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान। यति एयरलाइंस का ये विमान था और एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। इसमें 68 लोग सवार थे और यति एयरलाइंस का विमान दुर्घटना हुआ है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो चलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यति एयरलाइंस के उस विमान की है जो पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान और पोखरा एयरपोर्ट रनवे पर ये हादसा हुआ है। 72 यात्रियों वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विमान में 68 यात्री सवार थे। रेस्क्यू अभियान जो है, बचाव अभियान जो है वो जारी है लगातार। और जो पोखरा एयरपोर्ट का रनवे है उस पर यह हादसा हुआ है। यति एयरलाइंस का विमान है और इसमें 68 लोग सवार थे। तो नेपाल में यात्री विमान पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 68 लोग इस विमान में सवार थे। काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान। पोखरा एयरपोर्ट रनवे पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ा हादसा नेपाल के पोखरा में, जहां पर एक यात्री विमान यति एयरलाइंस का दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 68 लोगों को लेकर यह विमान जा रहा था और पोखरा एयरपोर्ट पर रनवे पर एयरपोर्ट पर जो 72 लोग दरअसल इसमें सवार थे और ये पोखरा से काठमांडू जा रहा था विमान। तो विमान में 72 लोग सवार थे। काठमांडू से पोखरा जा रहा था विमान। यति एयरलाइंस का ये विमान था। पोखरा एयरपोर्ट रनवे पर यह हादसा हुआ है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशंस की तस्वीरें हैं। तमाम जो रेस्क्यू से जुड़े हुए लोग हैं, सुरक्षा बल है, वो इस विमान में जो आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल ये ताज़ा मामला है, इसलिए और ज़्यादा अपडेट के साथ आपके पास दोबारा जुड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रहा है इस हादसे की डिटेल्स और क्यों ये हादसा हुआ है। फिलहाल जो पोखरा एयरपोर्ट का रनवे है उस पर यह हादसा हुआ है। काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान और नेपाल के पोखरा में बड़ा विमान हादसा हुआ है। 72 लोग इस विमान में सवार थे। यति एयरलाइंस का विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो एक बुरी खबर
नेपाल से आ रही है। काठमांडू से पोखरा जा रहा यति एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इसमें 72 लोग सवार थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए और पानी के जरिए। विमान में जो आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इसके डिटेल्स और हम आपको जल्द ही देंगे। तो बड़ी खबर नेपाल से, विमान में 72 लोग सवार थे। यति एयरलाइंस का यह विमान था जो काठमांडू से पोखरा जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में ये एक बड़ा विमान हादसा देखने को मिला है और भारतीय उपमहाद्वीप में तो अरसे बाद इस तरह का एक हादसा देखने को मिला है। निश्चित तौर पर यह दुखद है और क्यों यह हादसा हुआ, कैसे हुआ, ये भी इसका पता लगाया जाना शेष है। फिलहाल जिस तरह से उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप है, उसके बाद से तमाम तरह के अनुमान लगाए जा सकते हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस बारे में कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। जल्दी ही और डिटेल्स इसमें हमें मिलेंगी और हम अपने दर्शकों के साथ, आपके साथ इसको साझा करेंगे। फिलहाल जो जानकारी है उस हिसाब से इस विमान में 72 लोग सवार थे और रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है उसकी तस्वीर, जो पहली तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स पर। ये विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था। यति एयरलाइंस का ये विमान था। 72 लोग इसमें सवार थे। पोखरा एयरपोर्ट रनवे पर ये हादसा हुआ है, इसलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तुरंत ही मौके पर चलाया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये एक दुखद हादसा रहा है और इस पर जो लगातार जो राहत ऑपरेशंस हैं, बचाव कार्य है, वो लगातार चलाया जा रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना दिवस के अवसर पर जवानों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सेना दिवस पर आइए याद करें भारतीय सेना के जवानों के बलिदान की अनगिनत कहानियां। सैनिकों ने सीमाओं पर अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। सैनिकों ने आपदाओं के समय रक्षक के रूप में भी काम किया है। मैं इस अवसर पर भारतीय सेना के सभी वीर जवानों और उनके परिवारों को नमन करती हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेना दिवस पर जवानों के योगदान को याद किया। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि सेना दिवस पर सैन्य कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई। हर भारतवासी को सेना और देश के जवानों पर गर्व है और रहेगा। सैनिकों ने सदैव देश को सुरक्षित रखा है और संकट काल में सेवा के लिए उन्होंने व्यापक प्रशंसा अर्जित की है। और बनारस से डिब्रूगढ़ की यात्रा पर निकला MV गंगा विलास क्रूज बिहार के बक्सर पहुंच चुका है। गंगा विलास पर यात्रा कर रहे पर्यटक बक्सर के घाटों के दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बक्सर के राम रेखा घाट के दर्शन किए। उसके बाद यात्रियों ने सीताराम उपाध्याय संग्रहालय का भी दौरा किया। MV गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो अपनी तरह का अनोखा ये रिवर क्रूज है। पूरी दुनिया में सबसे लंबा रिवर क्रूज है जो कि 51 दिनों की यात्रा पर निकला है। 3200 किलोमीटर की, लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा ये तय करेगा। बांग्लादेश में भी ये जाएगा। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज अगर कहा जाए तो गलत नहीं है। Well, today morning at the Ghat, compared to Varanasi, there were much more people. It was quite crowded because of the festivities, and I found it amazing to see so many people taking the bath in, like for us, a cold river, because of their religious beliefs, and that's very respectful, honorable, and that's a sight I'm definitely never going to forget. Oh, it's a great experience because I'm surprised that you have such a big collection from this age. I took a lot of photos, pictures for myself. I bring it home at Switzerland, and it's such a nice museum. It's so clean and very good presented.
और देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार सूर्य देव को समर्पित है और आज के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य की गति उत्तर की ओर होना, ने सूर्य का उत्तर की ओर गमन करना। इस पर्व को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कर्नाटक में पोंगल, जबकि अन्य भागों में खिचड़ी या माघी के रूप में भी इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में स्नान किया। वहीं गोरखपुर में श्रद्धालुओं ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन किए। और उत्तराखंड के हरिद्वार में मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की भक्ति के आगे कड़ाके की सर्दी का भी असर नहीं दिखा। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी खास तैयारियां की हैं। तो पुण्य सलिला गंगा में लोग आस्था की डुबकियां लगा रहे हैं आज उत्तरायण के अवसर पर। और झारखंड की राजधानी रांची में मकर संक्रांति के अवसर पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। लोग आस्था और विश्वास के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मकर संक्रांति की मंगल कामनाएं। तो मकर संक्रांति ही नहीं बल्कि आज असम में माघ बिहू भी मनाया जा रहा है। धान की कटाई का सीजन खत्म होने के बाद माघ बिहू मनाया जाता है। इस दिन लोग सुबह अलाव जलाते हैं और अग्नि देवता की पूजा करते हैं। ये उत्तरायण शुरू होने के साथ सर्दी के जाने का भी प्रतीक है। इसे भोग यानी भोजन की प्रचुरता का प्रतीक मानते हुए भोगाली बिहू भी कहा जाता है। ये तरह तरह के पकवानों का उत्सव है। बिहू से एक दिन पहले शाम को जगह जगह सामुदायिक भोज का आयोजन किया जाता है। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में भोगाली बिहू का पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सर्बानंद सोनोवाल ने असमी मेजी का दहन किया। यह पर्व फसलों की कटाई और उससे ज्यादा से ज्यादा उपज अनाज के प्रति उल्लास का प्रतीक है। और मकर संक्रांति के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। मकर संक्रांति और भू धसाव के चलते जोशीमठ में होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू के ध्वस्तीकरण का काम जारी है। इन दोनों होटलों में दरारें पड़ी हुई थी। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं NGRI ने जोशीमठ में जियो फिजिकल सर्वे शुरू किया है। भारत सरकार के स्तर पर CBRI की ओर से विस्थापितों की स्वयं की सुरक्षित भूमि पर प्री फैब हट में सहायता दी जा रही है।
और रूस ने शनिवार को यूक्रेन पर फिर से मिसाइल हमले किए। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित डिनप्रो शहर में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर हुए हमले में 14 लोगों की मौत हो गई। कीव, खार्किव और ओडेशा सहित कई अन्य शहरों पर भी रूसी मिसाइलों के हमले हुए। कई शहरों में बिजली की बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन के अधिकांश हिस्सों में अब आपातकालीन ब्लैकआउट है। इससे पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद के लिए चैलेंजर 2 टैंक भेजने की घोषणा की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन की सेना के मुख्य युद्धक टैंक चैलेंजर्स रूसी सैनिकों को पीछे हटाने में मदद करेंगे। रूस ने इन पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यूक्रेन को अधिक हथियार देने से वो अपने हमले में और तेजी लाएगा, जिससे और अधिक नागरिक हताहत हो सकते हैं। और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने G7 समूह के अन्य देशों के साथ हुए समझौते का उल्लेख करते हुए कहा है कि ये नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए आपसी सहयोग करेंगे। किशिदा ने 5 G7 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में वॉशिंगटन में ये बात कही। उन्होंने फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के नेताओं के साथ बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि समूह के नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी सहयोग के साथ ही दुनिया भर में अनिश्चित सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा कि G7 के नेताओं ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम रखने के प्रयासों के लिए समूह की एकजुटता की पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत के बारे में फुमियो किशिदा ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रक्षा खर्च बढ़ाने और जवाबी हमले की क्षमता हासिल करने सहित जापान द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव करने के फैसले का पूर्ण समर्थन किया है। और भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2 मुकाबले जीतकर अजेय बढ़त बना चुकी है और अब भारत और श्रीलंका के बीच श्रृंखला का आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम में आज खेला जाएगा। एक और टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी, तो वहीं श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में जीत का खाता खोलना चाहेगी। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम तीसरे वनडे में रविवार को जब तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसका इरादा क्लीन स्वीप का होगा। टीम इंडिया ने पहले 2 वनडे जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली है। पिछले दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पहले वनडे में जहां शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने विशाल स्कोर खड़ा किया, वहीं दूसरे वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती विकेट गिर जाने के बाद मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए टीम को जीत दिलाई। गेंदबाजों का प्रदर्शन भी दोनों मुकाबलों में शानदार रहा है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में हैं। तिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाले तीसरे मैच में भारत की प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकता है। इस मुकाबले में ईशान किशन को मौका मिल सकता है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव भी दिख सकते हैं। तीसरे वनडे में भारत ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किसी एक देश के खिलाफ वनडे में संयुक्त रूप से 95 मैच जीते हैं। अगर टीम इंडिया तीसरे वनडे में श्रीलंका को हराती है तो वो ऑस्ट्रेलिया को इस मामले में पीछे छोड़ देगी। दूसरी तरफ बात अगर श्रीलंका की करते हैं तो टीम की कोशिश जीत के साथ प्रतियोगिता का समापन करने की होगी। टीम का प्रदर्शन अब तक सीरीज में उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मोर्चों पर टीम में सुधार की जरूरत है। कप्तान दसुन शनाका के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया है। श्रीलंका के गेंदबाजों ने भी अब तक निराश ही किया है। दोनों देशों के दरमियान ये मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। भारतीय टीम इस मैदान पर दूसरी बार एक दिवसीय मैच खेलने उतरेगी, वहीं श्रीलंका यहां पर पहली बार वनडे मैच खेलेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और बात हॉकी की। FIH हॉकी विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का सामना प्रतियोगिता के अपने दूसरे मुकाबले में आज इंग्लैंड के साथ होगा। टीम इंडिया का इरादा अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल करने का होगा। यह मुकाबला राउरकेला में खेला जाएगा। ओडिशा में चल रहे FIH हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम जब रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ
अपने दूसरे मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी तो उसका इरादा अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का होगा। भारत ने पहले मुकाबले में स्पेन को 2-0 से हराया था। हालांकि इंग्लैंड की टीम काफी मजबूत है। ऐसे में उसे हराने के लिए भारत को पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरना होगा। इंग्लैंड ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में वेल्स के खिलाफ 5-0 से दमदार जीत हासिल की है। टीम इंडिया की नजर इस मैच को जीतकर ग्रुप में शीर्ष स्थान भी हासिल करने पर रहेगी। स्पेन के खिलाफ पहले 2 क्वार्टर में भारत ने आक्रामक हॉकी खेली। स्थानीय खिलाड़ी अमित रोहिदास के साथ साथ हार्दिक सिंह ने पहले दोनों क्वार्टर में शानदार प्रदर्शन किया था। कप्तान हरमनप्रीत सिंह और उप कप्तान रोहिदास ने डिफेंस में भी कमाल का प्रदर्शन किया था। भारतीय टीम की एकमात्र कमजोरी पेनल्टी कॉर्नर थी, क्योंकि स्पेन के खिलाफ 5 में से वो किसी एक को भी सीधे गोल में तब्दील नहीं कर सके। हरमनप्रीत पेनल्टी स्ट्रोक चूकने के अलावा पेनल्टी कॉर्नर से भी गेंद को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सके। टीम इंग्लैंड के खिलाफ इस प्रदर्शन की भरपाई करना चाहेगी। तो जरूर चाहेंगे कि हम लोग इंडिया के हैं तो सपोर्ट जरूर इंडिया के लिए करेंगे और भगवान से प्रेयर करेंगे कि फर्स्ट टाइम हम लोग राउरकेला में हुआ है तो हम लोग का इंडिया ही जीते। इंग्लैंड विश्व रैंकिंग में भारत से एक स्थान ऊपर 5वें पायदान पर है। दोनों टीमों के बीच हालिया प्रदर्शन की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों में दोनों टीमों के बीच मुकाबला 4-4 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। वहीं FIH प्रो लीग के पहले लेग में भी दोनों के बीच मैच 3-3 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। हालांकि दूसरे लेग में भारत ने 4-3 की रोमांचक जीत हासिल की थी। दोनों के बीच अब तक हुए मुकाबलों में भारत ने 10 में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने 7 मैच जीते हैं और 4 मैच ड्रॉ रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जीत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत क्वार्टर फाइनल के एक कदम और नजदीक पहुंच जाएगा। मेजबान टीम अपने पूल में शीर्ष पर रहना चाहेगी और ग्रुप की निचली रैंकिंग की टीम वेल्स के खिलाफ निश्चित रूप से दबदबा बनाए रखेगी। वर्ल्ड कप हॉकी के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना इंग्लैंड के साथ होगा। पहले मैच में भारत ने स्पेन को 2-0 से हराया और ये दूसरा मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए अहम है, क्योंकि इंग्लैंड ने वेल्स को 5-0 से हराया था। ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले में पूरी ताकत लगाएंगी, क्योंकि जो भी टीम यहां से जीत दर्ज करेगी उसके क्वार्टर फाइनल में चांसेस ज्यादा हो जाएंगे पहुंचने के। और अगर इसके बाद वेल्स को हराती है और अपने पूल में टॉप करती है तो वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी क्वार्टर फाइनल के लिए। वहीं बाकी टीमें जो ग्रुप में 2 और 3 नंबर पर रहेंगी वो क्रॉसओवर मैच के जरिए क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे। लेकिन कल का मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम होने वाला है। वहीं उम्मीद करेंगे कि भारतीय फैंस, जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये फैंस जो अलग मैचेस देखने के लिए यहां आ रहे हैं, ये भारत के मैच में भी उतनी शिद्दत से पहुंचेंगे और टीम को चीयर अप करेंगे जैसा उन्होंने स्पेन के खिलाफ करके दिखाया था। तो उम्मीदें अभी भी भारतीय टीम से बनी हुई हैं और 48 साल का सूखा खत्म करने के लिए भारतीय टीम विजय रथ पर सवार हो चुकी है। कैमरा स्मृति रंजन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज, बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला। तो 48 साल का सूखा खत्म करने के लिए भारतीय टीम विजय रथ पर सवार हो चुकी है। उम्मीद है कि यह विजय रथ लगातार आगे जाता रहेगा और इंग्लैंड के खिलाफ आज भी हम एक अच्छी जीत हासिल कर सकेंगे। फिलहाल इस समाचार बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आगे देखिए समाचार गौरव श्रीवास्तव के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।